हाँ बच्चों, तो आप सभी का वापस से मेरे लेक्चर नंबर 49 में स्वागत है। तो ध्यान दीजिए, इससे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, उस प्रीवियस लेक्चर में हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो ध्यान दीजिए, परिभाषा क्या बनती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। इसको आप ये मत समझो कि हमारा ये पढ़ा हुआ है तो हम थोड़े से बोर हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। नंबर आते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि सीखी हुई चीज़ और इजी सी चीज़ है ना, वही बोर्ड में आ जाती है और हम जानबूझकर उसको इग्नोर मारते हैं, क्योंकि ये तो हमारी पढ़ी हुई, इसमें टाइम ख़राब क्या करना है हमें। तो कोई भी चीज़ सिलेबस में दे रखी है वो यूज़लेस नहीं है, वो यूज़फुल है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, तो इसकी परिभाषा सुनिए। प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक साथ किसी एक बिंदु पर और दूसरा सिरा किसी अन्य बिंदु पर जब कनेक्टेड होता है, तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन कौन सा संयोजन कहलाएगा भैया? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा संयोजन जिसमें जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हों, उन सभी का एक सिरा एक साथ किसी एक बिंदु पर और अन्य सिरा किसी एक साथ अन्य बिंदु पर कनेक्टेड होगा, तो वो कौन सा संयोजन कहलाएगा? समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। अब इसका हम जो भी फंक्शन निकालेंगे तो उसकी लैंग्वेज क्या बनेगी कि माना 3 प्रतिरोध हैं R1, R2, R3, ठीक है ना। ये तीनों प्रतिरोध बिंदु X और Y के मध्य कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। और B वोल्ट की बैटरी के साथ कौन से क्रम में संयोजित हैं? समांतर क्रम में। अब ध्यान रखना बेटा, जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है ना, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तो सभी प्रतिरोधों में किसका मान एक समान होता है? विद्युत धारा का। जबकि अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं ना, उसमें किसका मान एक समान होता है? विभव का या विभवांतर का मान एक समान होता है। आ रही बात समझ में? तो ध्यान दें, बस आप कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी कहानी। तो आप ध्यान दीजिए, ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा और ये तीसरा प्रतिरोध। ये 3 प्रतिरोध हैं बेटा, जो कि बिंदु X और Y के मध्य पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। हो गए 3 प्रतिरोध। इन तीनों प्रतिरोधों को एक B वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस। अब मैंने परिपथ को बंद कर दिया, तो यहाँ से ये कैपिटल I मान की धारा बह रही है। अब ये कैपिटल I मान की धारा जैसे यहाँ पहुँची है, तो यहाँ से बहती हुई ये यहाँ पहुँचेगी। तो ये पॉइंट जो X है, यहाँ पर ये संधि बिंदु का कार्य करेगा। तो यहाँ से धारा 3 भागों में बटेगी कि नहीं बटेगी? बट गई धारा 3 भागों में। तो ये करंट I1, ये I2 और ये कितना हो जाएगा? I3। तो तीनों प्रतिरोधों के लिए धारा का मान अलग अलग हो गया। इसके लिए I1, इसके लिए I2 और इसके लिए I3 हो गया भाई। और ये B वोल्ट की बैटरी इसके साथ ये कनेक्टेड है ही, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम कहता है B बराबर IR। अरे बात समझ में? अगर आप यहाँ से किसका मान निकालोगे? करंट का मान निकालोगे। तो करंट का मान निकालोगे तो I इस कस्ट में कितना बन जाएगा? V/R बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना, ठीक है। तो नंबर 1, प्रथम प्रतिरोध में, लैंग्वेज एक बार ही लिख दो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। प्रथम प्रतिरोध में से होकर प्रवाहित विद्युत धारा प्रथम प्रतिरोध में से होकर प्रवाहित विद्युत धारा। तो बेटा देखो, पढ़े हुए हो इसलिए डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और इसमें भी डायरेक्ट और बिना डायरेक्ट क्या करेगा? फंक्शन यही बनकर आएगा, I1 इज टू V/R1। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार द्वितीय प्रतिरोध के लिए, या द्वितीय प्रतिरोध में से होकर प्रवाहित विद्युत धारा I2 इज में V/R2, ठीक है।
और अगर हम बात करें तत्वीय प्रतिरोध में से होकर प्रवाहित विद्युत धारा, उसका फंक्शन बनेगा I3 इक्वल टू में V/R3। इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब सेम वही कहानी है जो आपने सीरीज कॉम्बिनेशन दोहराई है। माना संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट, ठीक है ना, R इक्विवेलेंट है, तो संयोजन में प्रवाहित कुल विद्युत धारा तो संयोजन में प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितनी बनेगी? I इज टू में I1 प्लस I2 प्लस I3, हो गया ना। अब ये टोटल करंट है ना, तो टोटल करंट इज टू में टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो V/R इक्विवेलेंट। I1 का मान आपने यहाँ से निकाले रखा है, कितना आ रहा है? V/R1। I1 की जगह पर V/R1, यहाँ पर V/R2 और यहाँ पर V/R3, हो गया। क्या कॉमन आ रहा है? B, तो V/R इक्विवेलेंट, V को बाहर ले लिया आपने, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से क्या कैंसिल हो गया? B कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया भैया आपका प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अब नोटिफिकेशन पॉइंट में ले दे के एक वही बात आती है, क्या बात आती है कि जब समांतर क्रम संयोजन में कितने प्रतिरोध जुड़े हों, स्मॉल n प्रतिरोध जुड़े हुए हों, तो ये नोटिफिकेशन पॉइंट बन जाएगा आपका। और नोटिफिकेशन पॉइंट क्या बनेगा? माना संयोजन में स्मॉल n प्रतिरोध जुड़े हुए हो, n प्रतिरोध जुड़े हुए होंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/Rn, सभी को बराबर मान लो, तो R1 बराबर R2 बराबर डॉट 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 बराबर Rn बराबर मैंने कितना मान लिया? R0, सभी का प्रतिरोध एक समान मान लिया, तो 1/R इक्विवेलेंट कितनों का माना है? n प्रतिरोधों का, कितना? R0, ठीक है ना, तो कितने के बराबर आ जाएगा? n/R0। तो ये हो गया बेटा आपका प्रतिरोधों का समांतर का संयोजन। यहाँ पर आकर आपका ये चैप्टर लगभग 75% कंप्लीट हो जाता है। अब 25% में केवल आपके बचते हैं विद्युत सेल, विद्युत सेल के बाद विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता, आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन, सेलों का पैरेलल कॉम्बिनेशंस, पावर जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, बस ये कुछ नॉर्मल से टॉपिक बचते हैं जिनकी जानकारी अब हम लेंगे आगे, तो ध्यान दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक्स समझ में आए होंगे और बेसिकली भी आपके पहले से ही पढ़े हुए हैं, तो अब ध्यान दीजिए आगे की तरफ। हमारा अगला टॉपिक आता है, अब ध्यान दीजिएगा, विद्युत सेल, जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। अब आपसे कोई पूछेगा सर व्हाट इज सेल, विद्युत सेल क्या है, तो आपके पास एक नॉर्मल सा आंसर होगा और वो क्या और वो इसकी परिभाषा बनती है। क्या परिभाषा बनती है कि सर विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है
जिसमें लगातार मात्रा में वो समान परिमाण के क्या होते हैं, आवेश लगातार मात्रा में प्रवाहित होते रहते हैं। तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति हुई जिसमें लगातार एवं समान मात्रा में आवेश प्रवाहित होते रहते हैं, अर्थात इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि हमें कौन से मान की धारा प्राप्त होगी, स्थायी, कौन से मान की धारा प्राप्त होगी, स्थायी मान की धारा प्राप्त होगी। ऐसी युक्ति क्या कहलाती है, विद्युत सेल। दिस इज ए ओरिजिनल डेफिनेशंस ऑफ द फिजिक्सली डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। क्योंकि आप सेल को केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री की परिभाषा आपने पढ़ी है कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। सारी बात समझ में। तो भैया यहाँ पर केमिस्ट्री से कंपेयर ना करें अपनी फिजिक्स को। तो ये जो मैंने परिभाषा बोली है ये विद्युत सेल की है, ठीक है। आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विद्युत सेल किसे कहते हैं, तो आप यही लिखेंगे, सर विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें लगातार एवं समान मात्रा में लगातार क्रम में आवेश प्रवाहित होते रहते हैं, जिससे हमें स्थायी मान की विद्युत धारा प्राप्त होती है। ऐसी युक्ति क्या कहलाती है, विद्युत सेल कहलाती है। अगर आप लिखना चाहें अपनी केमिस्ट्री वाली लैंग्वेज को तो आप लिख भी सकते हैं, जो कि आप पढ़कर बैठे हैं कि भाई आपकी जो रसायन विज्ञान है वो एक बात बताती है कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी डेफिनेशन हो गई विद्युत सेल की। इसके बाद हम पढ़ते हैं द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एंड ऑल्सो वर्किंग मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। विद्युत सेल की संरचना एवं उसकी कार्यविधि वो क्या होती है। देखिए बेटा, जनरली विद्युत सेल के अंतर्गत हम दो छड़ों को उपयोग में लेते हैं और इन दो छड़ों को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं इसकी संरचना और कार्यविधि दोनों को एक साथ बोलकर बता रहा हूँ और ढंग से सुन लीजिए। हमने कोई भी एक पात्र ले लिया, ठीक है। उस पात्र के अंदर हम क्या भरते हैं, घोल भरते हैं, ठीक है ना। घोल या जैसे हम क्या कहते हैं, विलयन। आ रही बात समझ में। और इस विलयन को हम भौतिकी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य। तो उस पात्र के अंदर हमने कोई भी वैद्युत अपघट्य भर लिया, जैसे विलयन, घोल, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर हमने दो छड़ों को उपयोग में लिया है और जिन दो छड़ों को हमने उपयोग में लिया है उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक्चुअली जैसे इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को उस पात्र के अंदर भरे हुए विलयन में डुबोया जाता है तो हम देखते हैं कि उस विलयन के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि उस घोल के अंदर जितने भी धनायन हैं वो एक साथ किसी एक इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाते हैं और जो ऋणायन हैं वो एक साथ किसी अन्य इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर धनायन आते हैं वो पूरी की पूरे इलेक्ट्रोड धनावेशित हो जाता है, जिस पर ऋणायन पहुंचते हैं वो इलेक्ट्रोड पूरा का पूरा ऋणावेशित हो जाता है। जो इलेक्ट्रोड पूर्ण रूप से धनावेशित हो रहा है उसको हम बोलते हैं कैथोड, और जो इलेक्ट्रोड पूर्ण रूप से धनावेशित हो रहा है उसको हम बोलते हैं एनोड, और जो इलेक्ट्रोड पूर्ण रूप से ऋणावेशित हो रहा है उसको हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है ना। आफ्टर ऑल, अब यदि हम किसी भी चालक को, चालक भी कैसा होना चाहिए, प्रतिरोध युक्त होना चाहिए। अब यदि किसी प्रतिरोध युक्त चालक को हम इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य में क्या कर देंगे, बांध देंगे या कनेक्ट कर देंगे या जोड़ देंगे, तो हम देखेंगे कि उसमें क्या होने लगती है, कैपिटल आई मान की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। आ रही बात समझ में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस विद्युत सेल को पढ़ रहे हो वो एटलीस्ट है क्या। तो वो एक ऐसी डिवाइस होगी जिसमें लगातार मात्रा में, ठीक है ना, या समान रूप से आवेश प्रवाहित होते रहेंगे जिससे स्थानीय मान की विद्युत धारा प्राप्त होगी। अब अगर इसके हम कंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको थ्योरेटिकल पोर्शन समझाया है, तो आप देखेंगे बेटा ये आपके पास कोई भी एक पात्र है और बिल्कुल आराम से समझेंगे, पात्र है। अब इस पात्र में मैंने कोई भी घोल या विलयन भर दिया। जनरली आपके पाठ्यक्रम के अनुसार या आपकी प्रायोगिक भौतिकी के अनुसार हम दो प्रकार के सेलों को यूज़ में लेते हैं, एक होता है डेनियल और एक होता है लेक-लांसी। आ रही बात समझ में। सामान्यतः हम जो इन सेलों के अंदर जो विलयन भरते हैं वो विलयन अमोनियम क्लोराइड NH4Cl या कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, इनको हम यूज़ में लेते हैं। इनको किसके साथ मिश्रित कराया जाता है, जल के साथ, ठीक है ना। इनकी जो भी अभिक्रियाएं होंगी वो किसके साथ होंगी, जल के साथ। अरे बात समझ में। तो ये विलयन बन जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये मैंने कोई भी पात्र लिया और उसमें अंदर कोई भी विलयन भर दिया। अब इसमें मैंने दो इलेक्ट्रॉनों को यूज़ में लिया है, दो छड़ हैं, इनको हम इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। अब बेटा जैसे ही मैंने इसको इसमें डुबोया तो इसमें क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हम देखते हैं कि एक प्लेट पर धनायन
और एक प्लेट पर ऋण आयन आकर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लेट तो पूर्ण रूप से धनावेशित हो गई और ये प्लेट पूर्ण रूप से क्या हो गई, ऋणावेशित। अब जो प्लेट धनावेशित हो रही है उसको तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एनोड। धनावेशित को हम क्या बोल रहे हैं, एनोड। और जो प्लेट बेटा ऋणावेशित हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कैथोड। उसको हम क्या बोल रहे हैं, कैथोड। ये कोई भी एक पात्र है, ये उसके अंदर क्या भरा हुआ है, विलयन, ठीक है ना। ये विलयन भरा हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं वैद्युत अपघट्य, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वैद्युत अपघट्य। अब यदि हम इस एनोड और कैथोड को किसी भी प्रतिरोध युक्त चालक के साथ क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, तो ये बेटा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर हो गया ना। तो इस कंडीशन में इसमें क्या होगा, कैपिटल आई मान की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। दिस इज ए नॉर्मल कंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो वर्किंग मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। ये हो गया बेटा विद्युत सेल। ओके, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप याद रखेंगे, जैसे कि ध्यान रखें बेटा, सेल के अंदर ये आपके सामने इलेक्ट्रिक सेल बन रहा है, इस सेल के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी विलयन के कारण, वो होगी बेटा माइनस से किधर की ओर, प्लस की ओर, यानी कि ऋण भाग से धन भाग की ओर। आ रही बात समझ में। तो सेल के अंदर जो धारा बहती है वो हमेशा ऋण भाग से धन भाग की ओर होती है। और इन चालक यानी कि सेल की इन चालक प्लेट या इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा बहेगी, तो आप यहां पे लिख सकते हो चालक प्लेट या इलेक्ट्रोड, जो कि पूरा का पूरा क्या बन रहा है, सेल। इनके कारण जो धारा बहेगी वो कहां से कहां बहेगी, धन भाग से ऋण भाग की ओर, धन भाग से ऋण भाग की ओर। आ रही बात समझ में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सेल के अंदर जो धारा की दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, और बाहर की ओर या चालक प्लेटों के कारण जो धारा की दिशा होगी वो किधर से किधर की ओर होगी, प्लस से माइनस की ओर। आ रही बात समझ में। ओके, आफ्टर ऑल ये हो गया बेटा विद्युत सेल, ठीक है। इसकी नॉर्मली जानकारी मैंने आपको दे दी। अब हम बात करते हैं, बड़े आराम से पढ़िएगा क्योंकि ये जो मैं पोर्शन पढ़ा रहा हूँ ये इससे अगले वाले चैप्टर इलेक्ट्रिक सर्किट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा, इसलिए इनको ढंग से समझिएगा। अब आता है विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम सामान्यतः ई से व्यक्त करते हैं, कैपिटल ई से। अरे बस समझ में, विद्युत वाहक बल। तो ध्यान रखिए, आपसे कोई पूछेगा सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द विद्युत इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो बेटा सिंपल सी परिभाषा होती है कि किसी खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। तो बेटा विद्युत वाहक बल एक तरह का क्या हुआ, विभवी तो हुआ, हो गया ना विभवी, जिसकी परिभाषा क्या बन रही है कि किसी खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल। अर्थात किसी भी सेल का फ्रीली पोटेंशियल डिफरेंट या स्वतंत्र विभवांतर क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। यानी कि जब परिपथ में हम कोई करंट को यूज में नहीं ले रहे हैं तो वो उसका क्या हो जाएगा, स्वतंत्र विभवांतर ही तो होगा। अगर इसका आपसे कोई सर्किट डायग्राम बनवाए तो आप उसको इस हिसाब से कंस्ट्रक्टेड कर सकते हैं। तो ये मैंने कोई भी प्रतिरोधक चालक ले लिया और ये मेरे पास सेल है ही, प्लस माइनस, और ये कुंजी है बेटा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि परिपथ क्लोज है या ओपन है, ओपन है क्योंकि यहाँ पर कोई भी डॉट नहीं लग रही है। तो परिपथ कैसा है, खुला हुआ है ना। मैंने आपको समझाया था कि अगर डॉट नहीं लग रही है तो धारा नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये क्या जुड़ा हुआ है बेटा, सेल जुड़ा हुआ है ना, सेल। अब इस सेल के सिरों के मध्य जो भी विभवांतर होगा वो विभवांतर क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल। अरे बात समझ में। तो नॉर्मल सी परिभाषा बनी कि किसी खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, ई से। ओके, आफ्टर ऑल दूसरी बात क्या होती है विद्युत वाहक बल से रिलेटेड, दूसरी बात जो उसका नोटिफिकेशन पॉइंट बनता है
जो कि सबसे ज़्यादा यूज में आता है, हमेशा ध्यान रखना। विद्युत वाहक बल, V से बना विद्युत, वा से बना वाहक, बल का मतलब बल। विद्युत वाहक बल का मान, विद्युत वाहक बल का मान सेल की स्थिति पर निर्भर करता है। विद्युत वाहक बल का मान सेल की स्थिति पर निर्भर करता है। तो बेटा विद्युत वाहक बल का मान सेल की स्थिति पर कैसे निर्भर करेगा, ध्यान दीजिए। मैं आपके सामने 3 सिचुएशन बना रहा हूं और तीनों सिचुएशन से मैं आपको बताऊंगा। तो देखो बेटा, हमारी जो कंडीशन है या हमारी जो लिमिटेशन है वो हमसे कह रही है कि विद्युत वाहक बल का मान सेल की स्थिति पर निर्भर करता है। तो मैंने पहली लिमिटेशन ली, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये प्रथम सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E1 हो गया, ये द्वितीय सेल है, इसका विद्युत वाहक बल कितना हो गया, E2। अरे बात समझ में। अब आपसे कोई पूछेगा इन दोनों सेलों का कुल विद्युत वाहक बल ज्ञात करो, तो आप निकाल सकते हैं। कैसे? आपको मालूम है कि सर ये प्रथम सेल है, ये द्वितीय सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E1 हो गया, इसका विद्युत वाहक बल कितना हो गया, E2। और हम जानते हैं कि सर ने हमें बताया था कि सेलों में विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो माइनस से किधर की ओर होती है, प्लस से। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो इन दोनों सेलों का कुल विद्युत भाग बल कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। सेकंड कंडीशन, अगर मैं सेकंड कंडीशन के बाद बात करूं तो ये बेटा पहला सेल हो गया और ये हो गया दूसरा सेल, हो गया ना, माइनस प्लस प्लस माइनस। ये प्रथम सेल है, इसका विद्युत भाग बल E1, ये द्वितीय सेल है, इसका विद्युत भाग बल कितना हो गया, E2। आपसे कह रहा है कोई कि इन दोनों सेलों का विद्युत भाग बल ज्ञात कीजिए, कर सकते हैं। आपको पता है कि सेल के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होती है वो किधर से किधर की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर। तो दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो गए ना, तो E बराबर में आप क्या लिखोगे, वास्तविकता में तो होता है E1 प्लस E2, ये तो मेजर सूत्र है। लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग E1 तो अपनी सेम डायरेक्शन में है, परंतु जो E2 है वो E1 के विपरीत दिशा में है क्या, नहीं। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी इस कस्टम में, E1 माइनस E2। तो दूसरी स्थिति में डायरेक्शंस चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, तो विद्युत भाग बल ये निकल कर आ गया। तो देखो बेटा विद्युत भाग बल सेल की स्थिति पर निर्भर कर रहा है कि नहीं। थर्ड कंडीशन क्या बनती है, ध्यान दीजिए। थर्ड कंडीशन बनती है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो वास्तविक स्थिति को तो मैंने प्लस माइनस माइनस प्लस E1 और E2, यही है ना। अब इसमें तो धारा माइनस से प्लस की ओर है, इसमें भी धारा माइनस प्लस की ओर है, लेकिन दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ गए ना। तो इसका विद्युत भाग बल बिना बताए समझ में आ रहा होगा आपके, कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1 होगा कि नहीं होगा। तो मैंने जैसे कहा था कि विद्युत भाग बल का मान सेल की स्थिति पर निर्भर करता है, तो आपके सामने मैंने 3 स्थिति बनाई है। एक बार तो दोनों को सिमिलर रखा है, दूसरी बार में मैंने दूसरी सेल की स्थिति को चेंज किया है, तीसरी बार में मैंने पहली सेल की स्थिति को चेंज किया है। तो हर कंडीशन में विद्युत भाग बल के मान की स्थिति गड़बड़ा रही है कि नहीं गड़बड़ा रही है, ठीक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि विद्युत भाग बल का मान सेल की स्थिति पर निर्भर करता है। क्लियर, ओके। आफ्टर ऑल अब हमारे पास इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास अगला टॉपिक आता है हमारे पास टर्मिनल वोल्ट का। टर्मिनल वोल्ट का, या जैसे हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, बहुत अहम योगदान होता है इसका, टर्मिनल वोल्टता का। तो देखो बेटा, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, विद्युत भाग बल। विद्युत भाग बल की परिभाषा मैंने क्या बताई कि किसी खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य का विभवांतर विद्युत भाग बल कहलाता है। इसी का जस्ट उल्टा भाई कौन है, टर्मिनल वोल्टता। इसकी क्या परिभाषा बनेगी कि किसी बंद परिपथ में सेल के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाएगा, उसकी टर्मिनल वोल्टता। तो देखो दो चीज हो गई, एक तरफ तो ले लो आप विद्युत वाहक बल, इनको रटने की जरूरत नहीं है, ये तो नाम से याद हो जाते हैं। एक तरफ ले लो विद्युत वाहक बल और एक तरफ ले लो आप टर्मिनल वोल्टता। आ रही बात समझ में। तो देखो एक तरफ ले लिया मैंने विद्युत वाहक बल और एक तरफ मैंने ले लिया टर्मिनल वोल्टता।
तो विद्युत भागबल की तो परिभाषा होती है कि किसी खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, विद्युत भागबल। ये खुला परिपथ है। टर्मिनल वोल्टता बन जाएगा बेटा कि किसी बंद परिपथ में सेल के सिरों के मध्य का विभवांतर। अब देखो बेटा, ये परिपथ बंद है क्या, नहीं है ना, बंद परिपथ। तो इस बंद परिपथ में सेल के सिरों के मध्य का जो विभवांतर होगा, तो ये बंद परिपथ है, इसके सेल के सिरों के मध्य विभवांतर वो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टता। विद्युत भागबल को ई से व्यक्त करते हैं, तो टर्मिनल वोल्टता को किससे व्यक्त करते हैं, वी से व्यक्त करते हैं। बताइए दोनों की कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई। ये तो होगा खुले परिपथ में और ये होगा बंद परिपथ में। दैट्स क्लियर, ओके, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, इसके बाद हम पढ़ते हैं टर्मिनल वोल्टता और विद्युत भागबल के मध्य संबंध। हाँ भाई, अब देखिए, अब अगली चीज आ रही है टर्मिनल वोल्टता और विद्युत भागबल के मध्य संबंध। आ रही बात समझ में, और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा सेलों का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो सेलों का कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा जो यूज में आता है वो आता है टर्मिनल वोल्टता और विद्युत भागबल के मध्य संबंध। तो बेटा एक चीज हमेशा याद रखना कि टर्मिनल वोल्टता बी एवं विद्युत भागबल ई के मध्य जो भी संबंध निकलता है ना, वो सेल के आवेशन एवं निरावेशन, वो सेल के आवेशन एवं निरावेशन की स्थिति पर डिपेंड करता है। आवेशन का मतलब सेल का चार्ज होना, निरावेशन का मतलब सेल की विद्युत धारा को यूज में लेना। निरावेशन का मतलब डिस्चार्ज, आवेशन का मतलब चार्ज। अरे बात समझ में, इस पर डिपेंड करेगा। कैसे करेगा, अब मैं आपके सामने 3 लिमिट बताऊंगा और तीनों लिमिट आपको याद रखनी है। नंबर 1, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, अर्थात जब सेल निरावेशित हो रहा हो, जब सेल क्या हो रहा हो बेटा, निरावेशित हो रहा हो। आ रही बात समझ में। तो इस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत भागबल से कम होता है। आ रही बात समझ में। जब सेल निरावेशित होगा, तो निरावेशन की स्थिति में, निरावेशन का मतलब जब सेल की खुद के वोल्टेज को हम यूज में लेंगे या सेल की खुद की धारा को यूज में लेंगे ना, तब सेल क्या होगा, डिस्चार्ज। जैसे हमारे मोबाइल नहीं होते क्या, एक बार हम तो मोबाइलों को चार्ज कर लेते हैं, जब फुली चार्ज हो जाता है तो फिर हम उसको यूज में लेते हैं, कभी गाने सुनते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो सेल की बैटरी डाउन होती है कि नहीं होती है, तो वो निरावेशित हो रही है। तो जब सेल निरावेशित होगा तो उस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत भागबल से कैसा होगा, कम होगा। और इस सिचुएशन में जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा V इज इक्वल टू कैपिटल E माइनस कैपिटल I स्मॉल r। ये सूत्र कहाँ से आया, इसको मैं सिद्ध भी करा दूंगा, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको सिद्ध करा दूंगा। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिएगा, V यहाँ पर टर्मिनल वोल्टता है, E यहाँ पर विद्युत भागबल है, I विद्युत धारा है और स्मॉल r ये है आंतरिक प्रतिरोध। तो विद्युत धारा इंटू आंतरिक प्रतिरोध का जो गुणन होता है वो बेटा आंतरिक विभव के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, इंटरनली पोटेंशियल, आंतरिक विभव के बराबर होता है। अब ये आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसको भी पढ़ाऊंगा मैं इसके बाद, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो जब सेल निरावेशित हो रहा होगा तो आपको याद रखना है कि टर्मिनल वोल्टता का मान सदैव विद्युत भागबल से कम होगा। और इस कंडीशन में जो फंक्शन बनकर आएगा, इसको भी मैं आपको बताऊंगा ये सूत्र कहाँ से आता है। तो इस कंडीशन में जो सूत्र बनेगा वो बनेगा B बराबर में कैपिटल E माइनस कैपिटल I स्मॉल r। ठीक है, पहली चीज। नंबर 2, जब सेल आवेशित हो रहा हो, जब सेल क्या हो रहा हो बेटा, आवेशित हो रहा हो। आवेशित का मतलब चार्ज हो रहा हो। तो इस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टता का मान सदैव विद्युत भागबल से कैसा होगा, अधिक होगा। यानी कि चार्जिंग की कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज का मान सदैव विद्युत भागबल से अधिक होगा। और इस कंडीशन में जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा V बराबर में कैपिटल E प्लस I R। यहाँ पर V वही टर्मिनल वोल्टता है, E क्या है वही विद्युत भागबल है, और IR क्या है, आंतरिक विभव। ठीक है ना, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, जब
परिपथ में विद्युत धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही हो, जब परिपथ में विद्युत धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही हो तो इस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल के कैसी होगी, बराबर होगी। अरे बस समझ में, जब टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल के कैसी होगी बेटा, बराबर। पता है क्यों? अब चाहे आप आवेशन की स्थिति ले लो या निरावेशन की, अब जैसे मैंने निरावेशन की ले ली, अब परिपथ में विद्युत धारा I का मान कितना है, 0, तो आंतरिक विभव तो शून्य हो गया ना, तो ऑब्वियस सी बात है टर्मिनल वोल्टेज विद्युत वाहक बल के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा टर्मिनल वोल्टेज और विद्युत वाहक बल के मध्य संबंध। अरे बात समझ में, तो वास्तविकता में टर्मिनल वोल्टेज B और विद्युत वाहक बल E के मध्य का जो रिलेशन होता है ना, वो वास्तविकता में सेल के आवेशन और निरावेशन की स्थिति पर डिपेंड करता है। तो आपको याद रखना है, निरावेशन की स्थिति में हमेशा विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल वोल्टेज से अधिक होगा, आवेशन की स्थिति में टर्मिनल वोल्टेज का मान विद्युत वाहक बल से अधिक होगा। दोनों का फंक्शन आपके सामने लिखा पड़ा है। और जब परिपथ में विद्युत धारा ही प्रवाहित नहीं होगी, आ रही बात समझ में, तो टर्मिनल वोल्टेज उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। इसकी आगे की जानकारी आपको अगले लेक्चर में दे दी जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।